नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार और बीजेपी के सामने बिल्कुल आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और इस लड़ाई में जीत के लिए राहुल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसमें बीजेपी फंस गई है। आप जानते हैं कि सावरकर, विनायक सावरकर यानी सावरकर के नाम पर बीजेपी हमेशा सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती है। आज राहुल गांधी ने बीजेपी की इस कोशिश पर तगड़ा वार किया है। दरअसल पुणे के कोर्ट में और सावरकर के अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी पर जो मामला चल रहा है उसमें अदालत ने तो राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दे दी, लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद ही एक याचिका दाखिल कर इस केस पर समन ट्रायल चलाने का आग्रह किया है ताकि इस मामले में वो ऐतिहासिक साक्ष्य पेश कर सकें। राहुल गांधी की तरफ से वकील मिलिंद पवार ने जो याचिका दाखिल की है उसमें लिखा है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि इस मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए। इसका मतलब है कि अब सावरकर पर जो भी सवाल होंगे अदालती कार्रवाई में उन पर साक्ष्यों के साथ राहुल गांधी अपना जवाब दाखिल करेंगे और इसमें फिर बीजेपी को मनगढ़ंत बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि सावरकर को लेकर कई किस्म की भ्रामक बातें बीजेपी करती रही है ताकि अंग्रेजों से माफी मांगकर उनका साथ देने का दाग छुड़ाया जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने इस दांव के बाद अब बीजेपी राहुल गांधी का जो दांव है, इस दांव के बाद अब बीजेपी लाचार दिख रही है। बीजेपी की लाचारी आज सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर इस मामले में सुनवाई को टालने का आग्रह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। आज तो अदालत में इस पर सुनवाई नहीं हुई है जिसका बहुत इंतजार था। आप जानते हैं कि आज 19 तारीख है और खासकर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। पिछले 2 दिनों से यह बात चल रही थी कि आखिर जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है तो राहुल गांधी ने भी कहा था और डिसेंट नोट यानी असहमति पत्र भी उन्होंने दिया था, जारी भी किया था उसे सोशल मीडिया पर कि आप कम से कम 2 दिन तो रुक जाइए। लेकिन देखिए होता क्या है, आज सॉलिसिटर जनरल पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आज समय नहीं है और वहां पर जस्टिस सूर्यकांत के सामने खड़े होकर कहते हैं, जबकि एडीआर की तरफ से यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट वो खड़े थे और उन्होंने कहा भी कि इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण मामला क्या हो सकता है कि इस पर आज सुनवाई हो, इस मसले पर सीईसी की नियुक्ति में सीजेआई रहें न रहें और जो अभी नियुक्ति की गई है वो अवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, इन सब पे आज फैसला होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन तुषार मेहता सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो खड़े हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक संवैधानिक बेंच के सामने खड़ा होना है सुनवाई में, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद होता यह है कि प्रशांत भूषण कहते हैं कि तुषार मेहता जी, आपकी टीम में 17 लोग हैं, उनमें से किसी एक को यहां खड़ा कर दीजिए या वहां खड़ा कर दीजिए, लेकिन कम से कम यह बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसको आप आगे बढ़ने दीजिए। खैर, तुषार मेहता चूंकि सरकारी वकील हैं और सरकार नहीं चाहती है कि इस मसले पे सुनवाई जल्दी हो सुप्रीम कोर्ट में, हुआ वैसा ही। जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि ठीक है मेहता जी, जब आप बताएंगे हम उसको एकोमोडेट कर लेंगे। बस हो गया, एकोमोडेट हो गया, यानी आज इस पर कोई बात नहीं हुई और आगे कब सुनवाई होगी इसकी बात भी नहीं हुई। जब सुनवाई होगी, जब मौका आएगा तो फिर सुनवाई होगी। तो बीजेपी और कौन से बहाने करेगी ये देखना होगा। वैसे राहुल गांधी ने इस मामले में भी आर पार की लड़ाई छेड़ी है। मोदी और अमित शाह के साथ आपको याद होगा कि बैठक से पहले और बैठक के बाद दोनों बार राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और फिर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज फिर से कांग्रेस की बैठक में यह मुद्दा उठा जिसमें सरकार की नीयत पर सवाल उठे। उधर राहुल गांधी कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करने में जुटे हैं और उसका नतीजा भी दिखने लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मोदी सरकार की कमजोरियों पर सवाल उठा रहे हैं, फिर चाहे वो चुनाव में धांधली की बात हो या अमेरिका से हथकड़ियों में भारतीयों को भेजने की बात हो या महाकुंभ में जो हर तरह की तकलीफें झेल रही हैं, जो जनता जा रही है, उनका मुद्दा हो, यानी हर मुद्दे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयराम रमेश। आइए चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश, जरा उसको सुन लेते हैं। सुनिए जरा।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, राहुल गांधी जी और सभी प्रभारी और इंचार्ज मौजूद थे। कई विषयों पर चर्चा हुई, खास तौर से 26 दिसंबर 2024 को बेलगावी में जो नव सत्याग्रह बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस पर जो फॉलोअप कार्रवाई करनी है उस पर चर्चा हुई है। मऊ में हमारी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली हुआ था 26 जनवरी को, और अभी 1 साल के लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय यात्रा हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, हर एक प्रखंड में निकाला जाएगा, उस पर चर्चा हुई है। अप्रैल के पहले 10 दिनों में गुजरात में AICC का अगला अधिवेशन होगा, उस पर भी चर्चा हुई। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, मिसाल के तौर से चुनाव आयोग को कमज़ोर किया जा रहा है, आक्रमण हो रहा है बीजेपी द्वारा, उस पर काफ़ी लंबी बात हुई और ये बात सब ने माना कि चुनाव आयोग का प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि इलेक्टरल रोल जो है वो राजनीतिक पार्टियों को मिलना चाहिए और जिस रूप में मिलना चाहिए ताकि उस पर विश्लेषण कर सके। बहुत लोगों के मन में ये आशंका है कि ये फर्जी रोल है। कई लाखों नाम हर एक राज्यों में या जोड़े जाते हैं या निकाले जाते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो चुनाव होते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और चुनाव आयोग, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ही चलते हैं। ये संविधान पर एक आक्रमण है, संविधान का अपमान है। तो ऐसे कई मुद्दे थे। संगठन बेलगावी में हमने ये तय किया था कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा हमने की थी और उसको लेकर हमारे करीब 800 DCC जो हैं उसको हम और ज़्यादा मजबूत करें, उस पर कई सुझाव आए और इस पर भी अगले कुछ दिनों में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या कदम हम उठाने वाले हैं। ये इंदिरा गांधी भवन में ये पहला बैठक था और आज से सारे प्रभारी और सारे इंचार्ज 30 लोग इसी भवन में बैठा करेंगे और आप देखते रहेंगे कि धीरे धीरे इंदिरा गांधी भवन में एक जो नई कांग्रेस उभर कर आएगी, नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो अभी सर, एक सवाल ये है कि खड़गे एक मिनट नहीं क्यों, क्या हो गया? अच्छा मैं दोबारा दूंगा आज 11:30 सबका कैमरा ठीक है? इंग्लिश में टुडे मैं हिंदी में बोलूंगा। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर सीधे कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां हैं, आगे की तैयारियां, उसका जायजा पहले लेने के बाद अब उसके बारे में बता रहे थे यहाँ जयराम रमेश ने साफ साफ बताया कि सुबह से लगभग 7 घंटे हम लोगों की बैठक चली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 30 प्रभारियों की के साथ बैठक, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं, महासचिव हैं, और इन सब की बैठक ली राहुल गांधी ने और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी उनके साथ थे, केसी वेणुगोपाल थे, आप देखिए प्रियंका गांधी, तमाम नेता यहाँ मौजूद थे और इन सब की बैठक हुई। और बैठक के बाद जो नतीजा सामने आया है उसका जिक्र यहाँ कर रहे थे। गुजरात में अगली इनकी AICC का महाधिवेशन होना है और उससे पहले ये पूरा का पूरा 2025 जो साल 2025 है, कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने का साल के रूप में ये कांग्रेस आगे बढ़ा रही है और इसके साथ कई सारी यात्राएं, कई सारे
जो ढेर सारी रैलियां और जिसमें जय भीम बापू जय भीम जय संविधान के नारे के साथ जो रैलियां हो रही हैं, ये सब कुछ होना है। यानी कांग्रेस बिल्कुल इस देश में अपनी जो सियासी जमीन जो है उसको मथ देना चाहती है और ये यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है। इधर राहुल गांधी अब 2 दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र भी जा रहे हैं, यानी आप जानते हैं रायबरेली जा रहे हैं, और जिसमें वो कांग्रेस के लोगों के अलावा आम जनता के अलग अलग वर्गों से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर खुद ब खुद इसलिए आ जाती है क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली से सांसद हैं। उनके पास 2 जगह का की जिम्मेदारी थी, एक रायबरेली और दूसरी जिम्मेदारी थी वायनाड की, जिसको उन्होंने छोड़ा और प्रियंका गांधी वहां से जीत के आई। तो कांग्रेस एकदम नए जोश और तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और उसकी बानगी आपने देख ली। वहीं बीजेपी चुनाव जीतने के बाद भी लाचार ही दिख रही है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन बीजेपी को नाम तय करने में इतना वक्त क्यों लग गया? आज 11 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उधर उनकी बैठक चल रही है और 8 बजे के लगभग ये तय होगा कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी ने किसको चुना है। और इसी मसले पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी सवाल उठाए। मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए जरा। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा इसका फैसला कर लिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में थी उसकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंडप तैयार है, बारात तैयार है, लेकिन दूल्हे का अभी तक पता नहीं। देखिए, ये दुल्हे दुल्हन वाली मेटाफर इस तरह की शब्दावली में ना जाए, लेकिन बड़ी जल्दी कर दी बीजेपी ने। मतलब साहब, अगर मैं स्मरण कर पा रहा हूं, 8 तारीख को नतीजे आ गए थे। आज कितनी तारीख है? 19, 11वां दिन। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए, या कर्मठता कि कोई और परिभाषा ढूंढ रहे हैं कि कर्मठ और कठपुतली दोनों हो, तब मुश्किल हो रही होगी, हो सकता है। बहरहाल शुभकामनाएं। सर, प्रयागराज को लेकर के अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया है और वो विवाद ममता बनर्जी के बयान से खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। क्या कहेंगे सर? उन्होंने क्या कहा? देखिए, पूरा वाक्य उनका सुनिए। उनके बंगाल के लोग भी हताहत हुए, मारे गए। आज तक भगदड़ की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अफवाह चल रहे हैं, सैकड़ा या हजार। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? मतलब वो सवाल ना पूछे जाएं तो आप हर दिन एक नया विवाद ढूंढेंगे। योगी जी और मोदी जी के बाद भी कुंभ रहेगा, उनसे पहले भी था। किसी भी सरकार ने अपना दस्तखत और अपने कॉपीराइट से मेरा कुंभ मेरा कुंभ मेरा कुंभ नहीं किया। अब डुबकियां गिर रहे हैं। अरे, सबसे बड़ी चुनौती आपके समक्ष थी कि वीवीआईपी दर्शन बंद कराते। ये कौन सा निजाम है कि एक तरफ जनसाधारण कैसे डुबकी लगा रहा है और एक तरफ आपने वीवीआईपी के लिए पूरा खाली करवा करके एनक्लोजर। ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे बिहार के बहुत लोग मारे गए, हम सवाल ना पूछे अपने लोगों के बारे में, उनकी खुश कैसे हैं उसके बारे में ना पूछे। ये चिंता का विषय। तो यहां मनोज झा ने कर्मठ होने या कठपुतली होने की बात कही और साथ ही महाकुंभ को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही नजर आ रहा है कि बीजेपी पर अब चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी का जो मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक है, उसका मुकाबला बीजेपी आखिर कैसे करेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। अब इस प्लान पर कैसे होगा घमासान और राहुल ने बीजेपी के लिए कैसे खड़ी कर दी है मुसीबत। राहुल गांधी अगर खुद कह रहे हैं कि सावरकर के मुद्दे पर समन ट्रायल चलाइए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, कोर्ट को सीधी चिट्ठी लिखते हैं, तो ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं और कैसे कांग्रेस की अगली रणनीति जो है वो अब साफ हो रही है और इससे क्या देश की सियासत में आने वाले समय में कुछ परिवर्तन हम देखने जा रहे हैं, सबकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है उस रणनीति पर चर्चा इसलिए ज़रूरी क्योंकि यहाँ से बीजेपी को आखिर चैलेंज देते हुए कोई पार्टी दिखाई देती है तो कांग्रेस दिखाई देती है, इसलिए भी ज़रूरी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा अभी चल रही है और विधानसभा में
कल उर्दू पर भाषण दे रहे थे वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उर्दू पर उन्होंने भाषण देते हुए उर्दू के लिए कहा कि कठमुल्ले बना रहे हैं आप अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में शेर व शायरी कर रहे थे, वो भी उर्दू में। क्या कहा जाएगा। चलिए खैर, ये भाजपा के दो रूप हैं, डबल इंजन की सरकार जो होती है इसलिए भी। खैर, हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले उनका भी। डॉक्टर साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। राहुल गांधी ने एक दरवाजा खोला है और साफ साफ देखिए, पिछले दिनों जरा इस चीज को मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, खासकर राहुल गांधी पब्लिक के सामने उन चीजों को लाकर रख दे रहे हैं जिसके जरिए यह समझ में आए, पता चले कि कांग्रेस पार्टी या नेता प्रतिपक्ष कर क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, अभी जो सीईसी की बैठक में जो इन्होंने अपना असहमति जताई, उस असहमति पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया राहुल गांधी ने। उससे पहले इसी मसले को संसद के अंदर अपने भाषण में उठा करके कह दिए वो कि जब वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे तो मैं अकेले जाकर वहां क्या कर लूंगा। वहां भी उन्होंने अपनी बात रख दी, असहमति जता दी। इसके बाद आज सावरकर पर लगातार बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरती है। देश भर में 36 जगह राहुल गांधी के नाम पर एफआईआर दर्ज करवा दिए, केसेस दर्ज करवा दिए। सावरकर पर आपने अभद्रता की है, ऐसी टिप्पणी वैसी टिप्पणी की है, ये सब कह करके। हालांकि बीजेपी को सबसे पहले तो अब आज की तारीख में चारों तरफ से एक अपने ही एक पुराने साथी पे भी करना चाहिए एफआईआर। उनका नाम है अरुण शौरी, जो किताब लेके आए हैं और सावरकर पर खुल के उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। वो तमाम बातें रखी हैं जिन बातों का जिक्र बार बार आता है। अरुण शौरी का नाम ले रहा हूं। खैर, अरुण शौरी तक भाजपा के साथी पहुंचेंगे, उनके साथी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने यहां भी एक दरवाजा खोला और कहा आइए अब सावरकर पे ही बात कर लेते हैं और कोर्ट में बात कर लेते हैं। और तीसरी बात, आज 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद जो कुछ हुआ है, अभी जयराम रमेश की बानी आपने सुन ली। क्या कहेंगे इस पे। हमारे साथ 2 और साथी जुड़ गए हैं, प्रशांत टंडन जी भी और सुनील शुक्ला जी भी। आप दोनों का स्वागत करता हूं। और सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी। राजीव जी, पहले सावरकर पर ही बात कर लेते जी। राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिससे निकलने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सावरकर का राग अलापने वालों, इन सबको आसानी से नहीं मिलेगा। रास्ता सिर्फ अदालत दे सकती है कि अदालत कह दे कि आपकी इस फरियाद को हम स्वीकार नहीं करते, ट्रायल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर राहुल गांधी की इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया, उन्होंने कहा ठीक है मुकदमा चलाइए, जेरे बहस जो कुछ होगा वो हम रखेंगे सामने कि हमने जो कहा था उसके लिए क्या क्या प्रामाणिक तथ्य हमारे पास है। और अगर ये बहस लंबी चली तो राजीव जी, एक बार फिर ये देश देखेगा कि जिस विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी महानायक सिद्ध करने पर तुली हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी वे नए महानायक। कुछ दशक पहले तक संघ सावरकर का नाम नहीं लेता था, संघ से सावरकर का सीधे कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि गांधी हत्याकांड में सावरकर आरोपी थे, बाकायदा अदालत में कटघरे में बैठते खड़े होते। अब जब जिरह होगी तो राहुल गांधी अरुण शौरी से लेकर सावरकर की जीवनी लिखने वाले तमाम सारे जीवनीकारों के ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बात रखेंगे। भारत सरकार के अपने आर्काइव में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेजी प्रमाण है माफीनामे के, वो रखेंगे कि सावरकर ने कितनी बार माफी मांगी। फिर यह भी सामने आएगा कि सावरकर को तथाकथित रूप से वीर साबित करने, स्थापित करने की जो कोशिशें हैं, वे कोशिशें भी जिस फर्जी दावे पर हैं वो भी सामने आएगा। वो फर्जी दावा है सावरकर ने अपनी किताब में अपने बारे में किताब लिखी और खुद ही को वीर लिख लिया।
ये बात भी प्रकाशक ने थोड़े दिनों बाद, कुछ सालों बाद रख दी थी दुनिया के सामने कि इस किताब के मूल लेखक खुद सावरकर हैं। ये इस तरह से है कि हम और आप अपने बारे में कोई किताब लिखें छद्म नाम से, चंद्रगुप्त नाम से, उसमें लिख दें 21वीं सदी के महान पत्रकार हैं डॉक्टर राकेश पाठक, थोड़े दिनों बाद पता चले हम ही ने किताब लिखी थी अपने बारे। ये भी सामने आएगा। फिर ये भी सामने आएगा कि उनकी बहादुरी की जो डींगे हाकी जाती हैं कि वे जहाज से कूद गए थे समंदर में और न जाने मीलों तैरकर पहुंचे थे समुद्र तट पर। फिर दस्तावेज ये साबित करेंगे कि सिर्फ 10 फुट की दूरी थी समुद्र तट की। फिर यह भी साबित होगा कि वे अंडमान में कोलू वाली जो कारखाना था उसके सुपरवाइजर थे। ऐसा कोई जुल्म सितम उन पर नहीं हुआ जिसका तुमार भारतीय जनता पार्टी के लोग बांधते। फिर यह भी साबित होगा कि अंडमान में हजारों लोग कैद रहे थे, किसी ने माफी नहीं मांगी। किसी एक ने भी 1857 की क्रांति के बाद अंडमान की सेलुलर जेल बंद होने तक 80,000 लोग अंडमान की काला पानी की कैद में थे, किसी ने माफी नहीं मांगी। तो ये सब चीजें राहुल गांधी चाहते हैं कि जब बहस हो तो देश के सामने बार बार आ जाए। और एक वो बात तो रह गई राजीव जी, जो हमारे आपके संवाद में 4 या 5 साल पहले की बात है जी, करोड़ों अरबों लोगों ने उस हमारी क्लिप को देखा था कि तब ये भी सामने आएगा कि वीर विनायक दामोदर सावरकर गाय के बारे में क्या विचार रखते हैं। राजीव जी, आपको याद होगा हमारी आपकी वो कतरन किस तरह वायरल हुई थी, अरबों लोगों ने उसे देख लिया था। सावरकर तो कहते थे कि गाय एक मूर्ख पशु है, बुद्धिहीन पशु है, अपने गोबर में लेटी रहती है, पड़ी रहती है, जरूरत पड़े तो उसको मारकर खा लेना चाहिए। डीबी लाइव के दर्शक फिर सुन लें, सावरकर के शब्द हैं। उन्होंने अपना एक निबंध लिखा था, उसमें लिखा था, महाराष्ट्र की एक पत्रिका थी भाला, उसमें उन्होंने लिखा था कि गाय एक मूर्ख पशु है, जरूरत पड़े तो उसे काट कर मार कर खा लेना चाहिए। तो सावरकर को बीजेपी और संघ जिस तरह महानायक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वे सारी कोशिश है अगर राहुल गांधी की इस याचिका पर बहस आगे चली तो एक बार फिर देश के सामने आ जाए। यद्यपि इसमें से कोई तथ्य छुपा हुआ नहीं है, बार बार ये चीजें सामने आती हैं। ये भी सामने आएगा कि काला पानी से निकलने के बाद वर्षों जीवित रहे सावरकर, रत्नागिरी में रहते रहे, सरकार से पेंशन लेते रहे, 60 रुपया महीना पेंशन बढ़ाने के लिए रत्नागिरी के कलेक्टर को दरखास्त लिख रहे थे, और उसके बावजूद अंग्रेजों पर एक कंकड़ नहीं मारा फेंक कर उन्होंने काला पानी से छूटने के बाद। तो मैं इस पक्ष को यही विराम देता हूं कि राहुल गांधी जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक वैचारिक लड़ाई है, पूरी दमदारी से लड़ना पड़ेगी। और इस देश को, इस समाज को जानना पड़ेगा कि अगर महात्मा गांधी के बरक्स किसी ऐसे व्यक्ति को महानायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश हो रही है जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था सिवाय माफी नामों के। संक्षेप में संगठन को लेकर जो कवायद चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही है कि कांग्रेस संगठन को किस तरह खड़ा किया जाए। कांग्रेस का संगठन देश भर में बुरी तरह बिखर चुका है। पिछले 10-15 सालों में अनगिनत नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, अनुशासन भंग हो चुका है। पार्टी के नेता इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि पार्टी की नीति क्या है किसी विषय में, उसके खिलाफ जाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये जो मैराथन बैठकें हो रही हैं जिसके बारे में जयराम रमेश बता रहे, अगर सचमुच में ये कारगर रही तो कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले कुछ सालों में मोदी और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो जाएंगे। ये संगठन वर्ष है 2025, देखते हैं साल के अंत तक कांग्रेस कहां खड़ी होती है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये संगठन वर्ष है। संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने का साल 2025 मान रही है, लेकिन कांग्रेस यहां से कितनी मजबूत होकर निकलती है और अप्रैल के पहले पखवाड़े में जो बैठक होने जा रही है, महाधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस का गुजरात में, वहां से क्या गुजरात फतह करने की तरफ बढ़ेगी कांग्रेस, ये भी देखना होगा। क्योंकि गुजरात में कांग्रेस अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझ रही है। 25 साल से उससे ज़्यादा का वक्त गुजर गया और कांग्रेस जो है वहाँ पर
सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है, जैसे दिल्ली में बीजेपी सत्ता पर काबिज 27 साल बाद हो रही है। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आ रही आवाज? प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि यहां राहुल गांधी, देखिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो मामला था वो फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने पेंच फंसाया और आज वो सफल हो गए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी हर उन मसलों को अब पब्लिक के सामने ला रहे हैं, चाहे वो अपने केस सावरकर का मामला हो जिस पर अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी अपनी बात रख रहे थे, और चाहे चुनाव आयुक्त का मामला हो, इसमें अगर गड़बड़ घोटाला कहीं कुछ है तो उसको यानी एक्सपोज कर रहे हैं। और साथ साथ संगठनात्मक तौर पर संगठन जो है कांग्रेस का वो मजबूत करने की कांग्रेस अंदर खाने तैयारी कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? जी राजीव जी, शुक्रिया। हाँ, देखिए सभी तरीके से अगर राहुल गांधी की एक्टिव होने को देखें तो कई मोर्चे हैं जिसमें कि राहुल गांधी लड़ते दिख रहे हैं, लड़ रहे हैं। और वो मोर्चा एक सैद्धांतिक मोर्चा है जिस पर अभी सावरकर जी को लेकर के जो पाठक जी ने पूरी बात रखी, ये एक मोर्चा है, सैद्धांतिक मोर्चा। आरएसएस के खिलाफ लगातार राहुल गांधी बोलते हैं, ये भी वैचारिकी है। और वैचारिकी वहां भी है जहां आर्थिक नीतियों की मोदी सरकार की आलोचना करते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि इस देश को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से हटा दिया है। और प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज थोड़ी वो हो रही है, डाउन और अप हो रही है। कुछ मुझे लग रहा है कि रूटीन में जैसे आप आते हैं उससे थोड़ा सा कुछ आपने चेंज किया है, साउंड में थोड़ी सी दिक्कत है। ईयरबड, अगर ईयरबड है तो थोड़ा सा आप तब तक किसी और से बात करें। जी प्लीज प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपके पास आता हूं, प्रेम कुमार जी के पास दोबारा हम आएंगे। लेकिन प्रशांत जी, इसी मसले पे आपका क्या कहना है? देखिए, सावरकर का जो मामला है जो राहुल गांधी ने मूव किया है उसको तो डॉक्टर राकेश पाठक ने समझा दिया। वो बहुत बढ़िया मूव है। और जो ये मुकदमा अगर वो जज साहब एक्सेप्ट कर ले कि ये ट्रायल के तौर पर चलेगा तो तमाम दस्तावेज वहाँ आएंगे। कपूर कमीशन की रिपोर्ट भी आएगी जिसने सावरकर को बरी नहीं किया था, और वो रिपोर्ट सरकार के पास है। अब जहाँ तक मामला देखिए कांग्रेस पार्टी के का है, जो आज मीटिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा जो अभी ध्यान देना है वो कम्युनिकेशन और इलेक्शन मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। और इलेक्शन के लिए जब तक वो अलग टीम नहीं बनाएंगे तब तक आपका नैरेटिव तो जा रहा है, राहुल गांधी की बात जा रही है, उनकी पॉलिटिकल मूव्स जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने जो बात रखी है उसका असर है बहुत। भले सुप्रीम कोर्ट ने आज मामला टाल दिया और जो टालना नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसका असर उन बातों का है। और लेकिन कांग्रेस को जब तक चुनाव में जीत नहीं हासिल होगी तब तक आपकी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा काम जो है वो परवान नहीं चढ़ता, क्योंकि बेसिकली आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव किस तरीके से कांग्रेस आगे लड़ती है और उसके लिए क्या अलग से कोई टीम बनाती है, अलग से कोई डिपार्टमेंट बनाती है। मुझे लगता है कि चुनाव का मामला, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को पूरी तौर पे चुनावी पार्टी के तौर पर तय कर लिया है, अपने आप को बना लिया है। वो चुनाव के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है। कुंभ में कैसे लोग इंतजाम है क्या नहीं है, उसकी जगह उनका ध्यान चुनाव पे होता है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ही बोलते हैं तो चुनाव के हिसाब से बोलते हैं। अमेरिका जाते हैं अगर नरेंद्र मोदी तो वो उनकी निगाह भारत के चुनाव पे ही होती है। तो बीजेपी एक चुनावी पार्टी के तौर पे पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई है। बहुत अच्छा नहीं है ये, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का जो रोल है वो बड़ा व्यापक होता है। कांग्रेस पार्टी अभी उस मोड में नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी को एक अलग से एक वर्टिकल डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहिए जो सिर्फ दिन रात चुनाव की रणनीतियां, चुनाव का डेटा मैनेजमेंट, चुनाव के लोग, चुनाव का नैरेटिव, चुनाव का कम्युनिकेशन, टिकट
अलायंसेस, इन्हीं सब पे बात करें। तो एक चीजें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में डिस्कस करना राजीव जी। एक ट्रंप के समय में ट्रंप का एक इंटरव्यू आया है फॉक्स न्यूज में। नरेंद्र मोदी के सामने व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कह दिया था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जितना भारत का टैरिफ होगा उतना हम लगाएंगे। अब उसके बाद कल उनका एक इंटरव्यू आया है फॉक्स न्यूज में, फिर उन्होंने यही बात कही है। उससे लग रहा है कि मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा थी वो पूरी तरीके से विफल हो गई है। अमेरिका से लौटने के उसी दौरान अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद अगले ही दिन हथकड़ी बेड़ी लगाकर हमारे लोगों को भेजा अमेरिका ने, ट्रंप सरकार ने। टैरिफ की बात उससे दोबारा की है इंटरव्यू में। यूएस एड की बात भी आ रही। यूएस एड में जितना वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कितना खुद भी गिर रहे, क्योंकि तमाम मंत्रियों के तस्वीरें यूएस एड के साथ बीजेपी का रिश्ता एक सामने आ रहा है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है, एक ट्रंप सरकार ने मोदी जी के जाने से पहले फॉरेन नेशनल करप्शन का जो एक्ट था उसको सस्पेंड कर दिया था जी। बहुत से लोग यहाँ पे अंदाज लगा रहे थे कि इससे अडानी जी को बड़ी राहत मिल जाएगी। उस वक्त आपके शो में भी ये कहा था और मैंने बाहर भी लिखा था कि ये अलग मामला है और वो एक्ट अलग है। और कल अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारत सरकार से अडानी को सम्मन भेजने के लिए मदद मांगी है। ये कहा है कि अडानी का सम्मन आप तामील करें। इसका मतलब ये हुआ कि अडानी के मामले पर भी मोदी साहब कोई राहत देने में कामयाब नहीं हुए। ट्रंप के सामने ही सवाल उनके ऊपर व्हाइट हाउस में आ गया था, जिसमें वो तमाम दुनिया भर की बातें करने लगे भारत के लोकतंत्र की और सांस्कृतिक इतिहास की, बजाय अडानी पे जवाब देने के। तो अडानी के मामले में भी मोदी साहब की जो यात्रा थी वो कामयाब नहीं हुई। तो किसी एक मामले में कामयाब नहीं हुई। अमेरिका कामयाब हो गया आपको हथियार बेचने में महंगा और आपके ऊपर टैरिफ लगाने में। सबसे ज़्यादा असर भारत के ऊपर होगा, 29% टैरिफ होगा। मैं यहाँ कह चुका हूँ कि बहुत सारी भारत का व्यापार, एक्सपोर्ट और सब कुछ भारत का प्रभावित होगा इस टैरिफ से। एक और चीज़ जो प्रभावित होगी वो प्रभावित होगा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, और जब वो प्रभावित होगी तो सब कुछ प्रभावित होगा। आप किसी तीसरे देश से भी कोई सामान खरीद रहे हैं, आप सऊदी अरेबिया से भी कोई तेल खरीद रहे हैं, वो भी महंगा मिलेगा आपको, क्योंकि डॉलर के खिलाफ रुपए की कीमत कम होगी जी। तो अमेरिका यात्रा मोदी जी की पूरी तरीके से जिसको कहें कि नाकाम रही है, और उसकी नाकामी की घोषणा जानबूझकर ट्रंप बार बार कर रहे हैं, याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि देखिए आप यहाँ आए थे, उसके बाद भी हम नहीं हुए। ट्रंप ने उस इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी आए थे यहाँ पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनका जो टैरिफ है बहुत ज़्यादा है और हम लगाएंगे। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ ट्रंप जो हैं, जरा मैं अपने साथी से कहूँगा बैकएंड में कि अमलेंदु जी का नाम ठीक कर लें। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि आते हैं एक बार फिर से प्रेम कुमार जी, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, जी आ रही है। प्लीज अपनी बात रखिए। जी, तो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी कई मोर्चों पर एक साथ सक्रिय हैं। वैचारिकी की लड़ाई तो वो लड़ ही रहे हैं, चाहे आरएसएस को लेकर, सावरकर को लेकर, आर्थिक मुद्दे पर भारत की नीति कहाँ होनी चाहिए और किस तरीके से मोदी सरकार उससे शिफ्ट हो रही है, उस पर वो फोकस कर रहे हैं। विदेश नीति पर अभी प्रशांत टंडन जी ने कहा ही कि जो दिखा रही है मोदी सरकार, जो एक्सपोज हो रही है, वो उस पर भी राहुल गांधी बहुत पहले से बोलते रहे हैं, विदेश नीति के मोर्चे पर भी। और इसके अलावा कांग्रेस को कैसे सांगठनिक स्तर पर मजबूत किया जाए, कैसे इंडिया गठबंधन के भीतर बाकी दलों के साथ में समन्वय पर काम हो, इन सब के लिए प्राथमिकता कांग्रेस संगठन है।
तो कांग्रेस संगठन की बैठक जितनी जल्दी में हुई है इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस हिसाब से देखें और जो रिजोल्यूशंस लिए गए हैं, आज जिसकी ब्रीफिंग आई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी ओर से, जयराम रमेश जी ने जो बताया है उसकी ब्रीफिंग जो पूरी है, उस हिसाब से ये पूरी तरह से कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी टीम लगी हुई दिख रही है। इसके अलावा अदालत में जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की नियुक्ति का सवाल है, उस लड़ाई को भी बहुत ऊंचे स्तर पर लड़ी जा रही है। चुनाव कैसे बचाया जाए, डेमोक्रेसी कैसे बचाई जाए, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, सोच के आधार पर पार्टी को कैसे खड़ी की जाए, क्योंकि ये भी बात सही है कि सत्ता से दूर रहने की वजह से और लंबे समय से रहने की वजह से और एक एक राज्य अपने हाथ से निकल जाने के बाद और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कांग्रेस के अकाउंट पर वो जो रोक लगा था, अकाउंट सीज हुआ था, उस पर कुछ चुप रहा था चुनाव आयोग, कुछ नहीं बोला था, अनइक्वल फील्ड था। तो उन सब स्थिति को झेलते हुए राहुल गांधी एक प्राण फूंकने जैसा आप कह सकते हैं, भारतीय विपक्ष में प्राण फूंकने की और उससे पहले कांग्रेस में प्राण फूंकने की कवायद में जुटे हैं। जो फैसला हुआ है कि पूरे देश में संविधान यात्रा निकाली जाएगी, हर राज्य में संविधान यात्रा निकाली जाएगी, तो ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक वैचारिक शिफ्ट जो राहुल गांधी के लीडरशिप में आया है, वो अब एक मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और वो बड़ा नारा जो राहुल गांधी ने दिया है कि पूरे देश का एक एक्सरे होना चाहिए और आबादी के हिसाब से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो इस थीम पर कांग्रेस जो है काम करने में जुट गई लगती है। तो ये सिर्फ तात्कालिक रणनीति नहीं है बल्कि दीर्घकालिक रणनीति भी है। तो आप देखेंगे बीते 2 साल में कांग्रेस पार्टी जितनी सक्रिय रही है, जिस स्तर पर रही है और जिस तरीके से देश के ऑपोजिशन को खड़ा किया है, कांग्रेस ने अपनी ताकत को दुगना किया है, उन सब चीजों को देखें कई स्टेट कांग्रेस हारी है और उस वजह से उसके जो चुनाव आयोग से और चुनावी कदाचार से जुड़ी हुई बातें हैं उस पर भी जो संघर्ष है, तो उसको देखा जाए तो हमें लगता है कि कांग्रेस को प्राण फूंकने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल तैयार है। और अगला गंतव्य जो उन्होंने रखा है गुजरात में अपनी पार्टी का ये महाधिवेशन करने का, और तो वो जो फैसला है ये भी गुजरात को हम जीत के रहेंगे, ये जो राहुल गांधी ने कहा था। अभी नगर पालिका और स्थानीय निकाय के चुनाव भी हुए, आंकड़े फौरी तौर पर जरूर कहते हैं कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं, लेकिन उसका जब माइन्यूटली जब हम देखते हैं तो कांग्रेस, जबकि उसके पास एमएलएस की संख्या कम है पहले के मुकाबले, तब भी उसने स्थानीय स्तर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और एक जगह तो बीजेपी मतलब इस तरह साफ हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही दोनों है और बीजेपी साफ है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी रिप्लेस करने लगी है, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने है। ये बहुत छोटे स्तर पर एक नगर पालिका की बात जरूर है, लेकिन राजनीति की दिशा भी दिखती है। अभी तो फिलहाल हम अपनी बात को यही रखते हैं, लेकिन इसका एक्सटेंशन भी हम थोड़ा बोलना चाहेंगे थोड़े समय बाद। जी बिल्कुल दोबारा आता हूं और बहुत कुछ इस पे हम चर्चा करेंगे। इंतजार हम लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का भी है कि दिल्ली में आखिर बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है। उधर एक बहुत बड़े तामझाम के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ और होने जा रहा है, बिल्कुल सन्नाटा। और उसके बाद पिछले 10 दिनों से कुछ न कुछ इस ढंग से एक इवेंट क्रिएट करने की कोशिश, और बीजेपी लगातार हर चुनाव के बाद ऐसा कर रही है। चलिए उन सब पे भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव तक में आपने देखा देवेंद्र फडणवीस नाम, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री की घोषणा होनी थी तो तत्काल घोषणा नहीं हुई। ये सब चल रहा है। सुनील जी, बीजेपी की अपनी रणनीतियां हैं। बीजेपी चूंकि सत्ता पर आसीन है, कई राज्यों में अभी उसकी सरकार है, तो अपने हिसाब से वो काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी
और 2025 संगठनात्मक रूप से मजबूत करने, पार्टी को मजबूत करने की बात, और उन सब से पहले क्या ये स्ट्रेटेजिकली राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं कि हर चीज को आप पब्लिक के सामने लेके आओ, चाहे वो चुनाव आयुक्त का मामला हो, चाहे केस सावरकर का मामला हो, और ऐसे मुद्दों को ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता को उस पर मतलब इफेक्ट जनता के ऊपर है, और जो वोट बैंक की राजनीति है, क्या वो अब राहुल गांधी भी सीख गए हैं, ये माना जाए, या पहले से सीखे हुए हैं? धन्यवाद राजीव जी। एक तो मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा मतलब लोगों के बीच में उन विषयों को लेकर के नहीं जाता जिसको लेकर के एक लंबी बहस छिड़ी हुई, उस पर चर्चा ही नहीं करता हूं। राहुल गांधी एकदम स्पष्ट रूप से सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, समाज में जो सबसे हांसी में बैठा हुआ वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कौन राजनेता बात करता है आज के दौर में? कौन चिंता दर्शा रहा है इस बात की? जो वास्तविक तथ्य है उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कोई आज की सरकार यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि बजट का जितना भी आकार है उसका 20 से 22% केवल कर्जों के अदायगी में खर्च हो जा रहा है। इस सब के विपरीत राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि आखिर देश आगे बढ़ेगा कैसे। राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं कि देश को अगर आर्थिक रूप से सशक्त करना है तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं। किसानों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर राहुल गांधी वोट की राजनीति कर रहे होते तो अब तक वो महाकुंभ में डुबकी लगा चुके होते। उन्होंने तो एक बार भी संकेत नहीं दिया। और जो लोग इस तरह की शॉर्टकट वोटों को बटोरने का एक जो शॉर्टकट तरीका है उसमें एकदम सिरे से लगे हुए हैं। न तो कभी एक बार भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। तमाम इसको लेकर के तरह तरह की आलोचनाएं हो सकती हैं और उनके साथ ढेर सारे नेता खड़े हैं। आरजेडी के नेता नहीं आए, उन्होंने भी कभी उत्साह नहीं दिखाया। और कुंभ में लेकर के जो जितने तरह की गड़बड़ियां हैं उनको लेकर के इंडिया दल समूह का राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने भी अपनी आपत्तियां दर्ज की। तो ये वोट की राजनीति तो नहीं है। एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करके थोड़े आप चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीतने की राजनीति वो है जो भारतीय जनता पार्टी करती। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बात राहुल गांधी ने कभी नहीं की। राहुल गांधी तो वो नेता हैं जिन्होंने उस विधेयक के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया था जिसमें अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को दोबारा से राजनीतिक पुनर्वास कैसे कर दिया जाए इसके तरीके ढूंढे जा रहे थे। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया कि नहीं चलेगा, और जिस बात को लेकर के उन्होंने बल दिया उसके खुद भी शिकार हो गए। लेकिन कहा ठीक नहीं, ये नहीं है तो नहीं है। राजनीतिक शुचिता की बात करने वाला व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति कैसे कर सकता है जी? आदर्श की बात करने वाला आदमी लोकप्रियता की बात कैसे कर सकता है? कैसे लोकप्रिय हो सकता है? आदर्श तो ढेर सारे निषेध पैदा करता है। ये स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक नैतिकता के किसी मापदंड को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का सवाल आप देख लीजिए, आपके सामने है वो। ठीक है, कानूनी रूप से निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति जो सरकार ने किया उस पर कोई सवाल नहीं पैदा कर सकता। आपने सही किया, कोई कानूनी रोक नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई निषेध नहीं है, किसी तरह का स्ट्रिक्चर नहीं है, संवैधानिक रूप से सरकार का दायित्व बनता है, सब उसने कर लिया। लेकिन क्या नैतिक रूप से यह उचित है? क्या यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप सक्षम होने के बावजूद एक ऐसा काम करें जो पारदर्शी हो, सामाजिक एक संवैधानिक न्याय को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हो? आपकी इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि एक ऐसा निर्वाचन आयोग, एक ऐसे निर्वाचन आयुक्तों को तैनात कर रहे हैं जो कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है। ये तो संदेश नहीं जाता। राहुल गांधी की जो बात कहते हैं कि आप जो उन्होंने अपनी पूरी असहमति पत्र जारी किया है कि संविधान सभा में बात क्या कही गई थी कि एक ऐसा निर्वाचन आयोग हो जो कार्यपालिका के दबावों से मुक्त हो, और आप
आप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो पूरी तरह से सरकार के निर्णय के अधीन है। ये तो एक केवल टोटका मात्र है कि आपने रख रखा है अपने साथ विपक्ष के नेता को, आप उनको बैठा दीजिए। उनके होने न होने का क्या मतलब है? ये दिखावा नहीं है तो और क्या? अब आप कहीं नहीं, आप जितने जो भी कॉलेजियम बनेगा सरकार बनाएगी, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। विपक्ष के नेता को जब उन विपक्ष के नेता के असहमति का कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष के नेता की असहमति से कोई बदलाव नहीं आने वाला। सरकार उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं होती। जो कार्रवाई होती है वो सरकार के तौर पर उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो फिर किस बात के लिए विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता के रूप में आप किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बड़े गौरव से के साथ कहा था कि हम लोकतंत्र में हमारी आस्था है कि किसी को विपक्ष का दर्जा, विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला था, बावजूद इसके हमने उसको शामिल किया। अरे ऐसा मत करते आप। इसे तो बेहतर था कि नहीं, हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, ये सरकार का काम है, कर लेंगे। सवाल इस बात का आप आप इस सरकार की मंशा उसे भी देख लीजिए। जिस समय इस कानून को पारित किया जा रहा था संसद में, क्या स्थिति थी? 100 से अधिक सांसद निलंबित थे उस समय जी। उन स्थितियों में आपने ये कानून पारित कराया। तो यह जनता के प्रतिनिधियों के विमर्श के साथ यह कानून बना हो, सरकार ने भी लगने नहीं दिया। यह वोट बैंक की राजनीति इसको कर सकते हैं। मेरी सरकार है, जो चाहेंगे सो करूंगा मैं। लेकिन अगर आप सरकार ये कहती है, अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में यह कहते हैं कि समाज का एक एक्सरे होना चाहिए, हर जिसकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसके अनुसार सरकार अपनी नीतियां तय करे, उसके अनुसार कानून बनाया जाए। लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त कैसे किया जाए, समाज के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जाए, वैकल्पिक एक अर्थव्यवस्था कैसे लाई जा सकती है। आप कारपोरेट के खिलाफ भाषण करके वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, संभव है ये? राहुल गांधी तो लगातार कारपोरेट पर हमलावर है। उन्होंने तो कभी भी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। और ऐसा कौन सा पूंजीपति होगा, ऐसा कौन सा उद्योगपति होगा जो सरकार का संरक्षण न चाहता हो? ऐसे राजनीतिक दल के साथ क्यों अपने आप को जोड़ना चाहेगा जो उसके सुबह से शाम तक केवल आलोचना कर रहा हो? तो वह यह बात चलिए, ये आ गया, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। सवाल इस बात का, और अब क्या है ये सिवाय इसके जो बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि अपने सामान्य कार्यकर्ता को वो मुख्यमंत्री बना सकती है। वो कितना उसकी सेवा होगी, कितनी उसकी राजनीतिक दखल होगी, नीति निर्णय में उसका कितनी भूमिका होगी, यह सवाल नहीं है। लेकिन वो यह मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को देना चाहती है कि वो सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, सामान्य कार्यकर्ता बड़े पद पर आसीन हो सकता है। यह मैसेज देने की कोशिश, यह वोट बैंक की राजनीति है। सवाल तो राहुल गांधी का सवाल इस बात को लेकर के राहुल गांधी की तारीफ की जानी चाहिए कि लोकतंत्र के ऊपर हो रहे हमले और लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की जा रही कोशिशों के खिलाफ वो मजबूती के साथ खड़े। और आज यह राजनीतिक आवश्यकता। रही बात अपने इस अभियान को आगे ले जाने के लिए जो कांग्रेस के ऊपर एक राजनीतिक दायित्व है, वह है अपने संगठन को मजबूत करना। सांगठनिक मजबूती के बगैर आप अपनी बात को लोगों तक नहीं ले जा सकते, और अगर आप ले भी चले जाएंगे तो उसका राजनीतिक या चुनावी लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक राजनीतिक परिदृश्य तो बनेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये राजनीतिक परिदृश्य ही है कि कुंभ के स्नान में बड़े कई राजनीतिक दल हैं जो शामिल नहीं हुए। कांग्रेस, अरे बीजेपी और बीजेपी के समर्थक नेताओं को आप छोड़ दीजिए, आरजेडी नहीं गई, जेडीयू के नीतीश कुमार जी नहीं गए जो एनडीए के सदस्य हैं, बीजेडी के नेता नहीं आए, डीएमके के नेता नहीं आए। तमिल समागम कराया जा रहा है सरकार की ओर से। लोग, तमिल के लोग आ रहे हैं बनारस में, उनका संगम होता है, फिर उनको लेकर के लोग आते हैं प्रयागराज, फिर उनको ले जाया जा रहा है अयोध्या। बावजूद इसके उस राज्य का कोई भी प्रमुख दल यहां नहीं आया जो लोगों की राजनीति करता है। तो ये जो कांग्रेस की एक राजनीति है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और सरकार किसी धर्म के साथ नहीं खड़ी हो सकती, उसको खड़ा नहीं होना चाहिए।
इस मजबूत संदेश के साथ खड़ा होना वोट की राजनीति नहीं हो सकती। यह एक आदर्श समाज बनाने की राजनीति है, एक मूल्यपरक समाज बनाने की कोशिश है, और कांग्रेस के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि एक मूल्यपरक समाज बनाए, समाज का निर्माण ऐसा हो जहां पर कम से कम भाई भाई ना लड़ें, दो संप्रदाय, दो समुदाय, दो जाति, दो धर्म के लोग आपस में ना लड़ें, ऐसा समाज बनाए। और विपक्ष को इस पे मजबूती के साथ काम करना चाहिए। और ये बातें अगर आती हैं तो फिर ये राजनीति से ऊपर की बातें होती हैं। लेकिन क्या आज की देश में नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, उनकी जो पार्टी है, वो यहाँ तक सोचती है या सिर्फ राजनीति करती है? ये ज़रा सोचिएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है उसमें जो नयापन है, जो कुछ नई चीज़ें हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमरेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी की जो सियासत पिछले दिनों जो हम लोग देख रहे हैं, और उसमें भी जैसा बता रहे थे सुनील शुक्ला जी कि ये सियासत नहीं है, ये सीधा सीधा एक कमिटमेंट है कह सकते हैं। और उसमें ये दिख रहा है कि अगर चुनाव में सुधार की बात है तो उस सुधार के लिए नेता प्रतिपक्ष के नाते, विपक्षी दल होने के नाते, सबसे बड़ा दल होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन मसलों को न सिर्फ उठाएं बल्कि जन जन तक पहुंचाएं भी। क्या इसमें कांग्रेस कारगर साबित होते हुए दिखाई देती है? देखिए राजीव जी, बिल्कुल कांग्रेस इसमें कारगर होती, मतलब कारगर साबित होती हुई दिखाई भी देती है। राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और क्या चुनाव के लिए ध्यान है कि नहीं है। जाहिर सी बात है राजीव जी कि अगर प्रतिबद्धता है किसी कॉज के प्रति भी है तो चुनाव भी उस कॉज को हल करने का साधन है। आप बिना सरकार में आए हुए आप ना तो जातिगत जनगणना करा सकते हैं, ना आप आरक्षण की सीमा बढ़ा सकते हैं, ना आप सबको न्याय की बात कर सकते हैं। तो सरकार में आना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आप ये बात करके कि जातिगत जनगणना करानी है और इसी सरकार से करानी है तो इससे काम चलने वाला नहीं है, और अन्याय हो रहा है ये कहने से भी काम चलने वाला नहीं है। आपको सरकार में आना ही पड़ेगा, तभी आप अन्याय भी रोक पाएंगे, तभी आप जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको भी रोक पाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहते हैं और लगातार वही बने रहते हैं तो कैसे आप संविधान बचा लेंगे, कैसे संविधान बच जाएगा? तो ये बहुत सारी बातें, तो जिस संविधान को बचाने की बात की जा रही है उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस का और राहुल गांधी का सत्ता में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी भी इस बात को समझते हैं, उस परिवार से आते हैं। मतलब हम लोगों की कहावत है कि पहलवान का बेटा अगर पहलवानी नहीं करेगा तो लंगोट तो बांधेगा ही कम से कम। तो राहुल गांधी भी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो उनको अपनी नीतियां लागू करनी है, जो सिद्धांत लागू करने हैं, उसके लिए सरकार में कांग्रेस का आना कितना ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर बात है कि कांग्रेस सरकार में आने के लिए कोई अनैतिक काम नहीं करेंगे, ये उनकी प्रतिबद्धता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी तमाम अनैतिक रास्ते अपनाती है। और जैसा आपने कहा कि चुनावी मशीन बन के रह गई है, चुनावी पार्टी में तब्दील कर दिया, प्रशांत जी ने भी कहा। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो धक्कर्म करती है वो धक्कर्म हम नहीं करेंगे, ये प्रतिबद्धता है। लेकिन हम चुनाव नहीं जीतेंगे ऐसी भी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, सब चुनाव नहीं जीतना है और समाज को बदल देना है, तो ये संभव नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि सरकार में आना जरूरी है, चाहे समाज बदलना हो और चाहे देश बदलना हो, दोनों के लिए कांग्रेस का सरकार में आना जरूरी है। और जब कांग्रेस सरकार में रही है तभी उसने तमाम राजीव जी बदलाव किए हैं। जिस इमरजेंसी को लेकर के तमाम बातें होती हैं, और आपने भी उस दिन चर्चा की थी, वो प्रोफेसर रतनलाल ने उस कार्यक्रम में कहा, दलित वंचित समाज का जो यहाँ सम्मेलन था, कि भाई आप लोग इतने रक्षात्मक क्यों हो जाते हो। बिल्कुल सही बात है राजीव जी कि उस इमरजेंसी से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी ये नहीं है कि बाला साहब देवरस को जेल भेज दिया, तो बाला साहब देवरस ने माफी मांग ली थी और समर्थन कर दिया था इमरजेंसी का। बीजेपी को परेशानी ये है कि इंदिरा गांधी ने उसी समय उद्देशिका में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े और इसके साथ साथ दलितों को बहुत सारी सुविधाएं दी और आरक्षण में जो प्रमोशन में आरक्षण वो सब लागू किया, उच्च शिक्षा में जो था दलितों को स्थान दिया। तो यानी भारतीय जनता पार्टी की जो असली परेशानी वो यही है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो किस तरीके से काम करती है, लंबी दूरी के काम करती है। तो इसीलिए जो है राहुल गांधी भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो वो 50% सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं या निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहे हैं या भागीदारी से आगे बढ़कर जो है जो प्राकृतिक संसाधन है और देश के संसाधन है उसमें भागीदारी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब कांग्रेस सत्ता में आए और मजबूती के साथ सत्ता में आए। तो मुझे लगता है कि उनके सामने दो लक्ष्य हैं, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, जनता को
एजुकेट भी करना कि भाई सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से संविधान को चोट पहुंचा रही है, संविधान को चोट क्यों पहुंचा रही है, इसलिए पहुंचा रही है कि उसको आरएसएस का एजेंडा लागू करना है, मनुस्मृति लागू करनी है, इसलिए कर रही है। तो ये एजुकेट भी करना है और संविधान को बचाने की लड़ाई भी लड़नी है, और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के साथ साथ सरकार में भी आना है ताकि इस सरकार के अत्याचार खत्म हो रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच कुछ ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं दिल्ली से कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, जैसा बताया था अभी सुनील शुक्ला जी ने, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे और विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो शायद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। ये खबर, स्पीकर होंगे, अध्यक्ष होंगे, और ये खबरें आ रही हैं। इन खबरों के तह में और जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, दिल्ली की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि अभी खबर है, अभी की खबर है। डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये अरविंद केजरीवाल के सामने रेखा गुप्ता का नाम, फिर प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाना, इस छोटे से राज्य में एक डिप्टी सीएम भी रखना, जैसे मनीष सिसोदिया थे डिप्टी सीएम, प्रवेश वर्मा को लाना, विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाना, क्या मायने रखता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो अभी सीधे तौर पर तो रेखा गुप्ता के व्यक्तित्व को केजरीवाल के बरक्स रखना थोड़ी जल्दबाजी हुई। लेकिन दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में, जहां केंद्र सरकार मोदी शाह अपने उपराज्यपाल के जरिए वैसे भी बराबर का दखल रखते थे, और अब उनकी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, दिल्ली की सरकार गृह मंत्रालय चलाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली की सरकार को संचालित करेंगे। वैसे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बीजेपी शासित राज्यों। उत्तराखंड में इतनी बार मुख्यमंत्री बदल गए, गुजरात में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। वे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक दिल्ली की बिना मर्जी के नहीं बना पाते। अब इनमें से कोई योगी आदित्यनाथ जैसा दिल्ली को आंखें तरेरने वाला तो है नहीं। दिल्ली वैसे भी एक छोटा राज्य है, तो मुझे नहीं लगता कि रेखा गुप्ता होती या कोई और होता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क इस बात से पड़ता है, अगर प्रवेश वर्मा को बनाते तो शायद परिवारवाद वाली जो बात है वो उस आरोप को बीजेपी को सुनना और सहना पड़ता। रेखा गुप्ता के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, उनका पारिवारिक अतीत क्या है जी। लेकिन प्रवेश वर्मा के तो पिता मुख्यमंत्री रहे थे, इसलिए शायद बचने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा हो। लेकिन तब भी ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर मोदी जी और बीजेपी ने परिवारवाद की ताबूत में कील ठोक दी है। उनका परिवारवाद ऐसा ही होता है, लाल किले से लेकर संसद तक, बाकी उनके मंत्रिमंडल में तमाम पुत्र और सुपुत्रियां हैं। तो मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है दिल्ली सरकार की। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में खुद को साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं, मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव हैं और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 50 साल की उम्र है उनकी, और हरियाणा के जिंद में पैदा हुई, और उनके पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। उसके बाद ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए 1976 में, और उसके बाद से यहीं रहीं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो अध्यक्ष पद संभाल चुकी हैं एबीवीपी की तरफ से, और वही उसके बाद बीजेपी, एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष, फिर बीजेपी, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंच रही हैं। ये बातें रेखा गुप्ता कौन है उनके लिए। खैर, जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, दिल्ली की सियासत जो बात अभी कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या वैसे ही यानी एलजी ही चलाएंगे? ये तो साफ है, पहले आधी सरकार थी, अब पूर्ण सरकार मानी जाए। 11 दिन लग गए रेखा गुप्ता का नाम ढूंढने में। यही आश्चर्य की बात है कि 11 दिन मंथन चलता रहा। एक बात, दूसरा कि देखिए, ये जो फॉर्मूला नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, उसमें
केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जो है अपवाद के तौर पर दिखाई देते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढ के लाओ जिसका नाम भी लोगों ने सुना हो। अभी आपने भी गूगल करके उनका नाम ढूंढा होगा कि बिल्कुल कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है। वो महापौर भी रही हैं, महापौर की उम्मीदवार थी बीजेपी की तरफ से जी। तो मतलब इसको 11 दिन लग गए। एक दूसरी चीज की क्या बीजेपी का जो राजनीतिक कुछ ये बीजेपी ने तय की हुई है। प्रवेश वर्मा का मामला जैसा डॉक्टर पाठक कह रहे हैं केवल परिवारवाद का मामला नहीं है। परिवारवाद के तो बहुत एग्जाम्पल हैं बीजेपी में। जो सत्ता में बैठे हुए हैं मंत्री हैं, परिवारवाद तो पीयूष गोयल नहीं है, परिवारवाद तमाम सारे लोग हैं वहां पे। तो परिवारवाद का उतना बड़ा वो नहीं था मामला। दूसरा ये है कि बीजेपी तय कर चुकी है कि जाट नेताओं को किनारे करेंगे हम, चाहे दिल्ली में चाहे हरियाणा में। ये बीजेपी की एक सोची समझी राजनीति दिखाई दे रही है कि वो जाट के खिलाफ पोलराइजेशन उन्होंने हरियाणा में किया और वही उन्होंने अगर प्रवेश वर्मा का नाम काटा तो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वो जाट समाज से आते हैं। अब नई मुख्यमंत्री के सामने राजीव जी बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो बीजेपी लगातार तीसरा मुख्यमंत्री जो था, 3 मुख्यमंत्री पिछले अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल, उसके पहले शीला दीक्षित 3 बार, उसके पहले सुषमा स्वराज, तीनों लाइन से एक राष्ट्रीय नेता बड़ी शख्सियत दिल्ली की राजनीति में रही। रेखा गुप्ता उसमें मिसफिट होंगी पहली बात, उसको लेकर कोई दिल्ली में कोई ब्रांडिंग वो नहीं कर पाएंगे। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो राष्ट्रीय नेता थी, वो लोकप्रिय थी। शीला दीक्षित केंद्र में मंत्री रह चुकी थी, बड़े पदों पे थी कांग्रेस पार्टी के। अरविंद केजरीवाल आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय नेता हो गए थे। तो रेखा गुप्ता इस स्कीम में कहाँ फिट होती दिल्ली के लिए, ये बीजेपी को सोचना होगा। लेकिन उनके सामने जो फौरी जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस हैं पोल्यूशन के, ट्रांसपोर्टेशन के और यमुना की सफाई के जी। इन 3 चीजों पे उनकी प्रशासन, उनकी सरकार चलाने की क्षमता का जो है वो आकलन होगा। बाकी चीजें तो जैसे चलती रहेंगी। एलजी चला रहे हैं और एलजी के पास अब शायद काम कम होगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का मुख्यमंत्री का भी एक हॉटलाइन होगा और जाहिर सी बात है इनको केंद्रीय नेतृत्व ने चुना है तो कहीं ना कहीं उनका भी हॉटलाइन होगा। तो अब एलजी सीधे चलाएंगे ऐसा नहीं होगा जैसा अरविंद केजरीवाल के समय होता रहा। लेकिन ये बड़े चैलेंजेस हैं जो पब्लिक इश्यूज हैं जिसपे निगाह लोगों की होगी। मोबाइल पे देख लेगा कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और अगले जाड़ों की शुरुआत के पहले ही जब धुआं भरेगा दिल्ली में तो फिर वो चीजें सामने आएंगी। यमुना रोज दिखाई देती है कि कितनी गंदी कितनी साफ है। तो ये जो रोज की कसौटी है उनकी, और उसमें उनको बहुत, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़के वो जीत कर आए। यमुना के सफाई के मामले पर जीत कर आए। तो देखना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो इन कसौटियों पर कैसा उतरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिल्ली अब बीजेपी के हवाले है, लेकिन इससे पहले 10 साल तक अरविंद केजरीवाल और उनसे पहले 15 साल तक कांग्रेस यानी शीला दीक्षित के हवाले दिल्ली थी। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच एक अलग मुकाबला और इन सब में बाजी मारते हुए बीजेपी दिखाई दी। अगर स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की बात करें तब उस लिहाज से, बाकी जिस ढंग से चुनाव होते रहे हैं उसकी बात करें तो शायद हम लोगों को विश्लेषण करना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रेम कुमार जी, यहाँ सवाल अब ये उठता है कि अब जो भी यहाँ मुख्यमंत्री हो दिल्ली, अब बीजेपी भगवा में है दिल्ली, लेकिन इन दोनों पार्टियों में आपको क्या लगता है आने वाला भविष्य, क्या इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी ऐसे ही 3 बार अगले 15 साल तक बीजेपी राज करते हुए दिखाई देगी, या यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई एक पार्टी ऐसी होगी जो उभर के आगे बढ़ के दिखाई देगी?
क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में बहुत मजबूत नहीं है, ये खुले तौर पे हम कह सकते हैं। उस लिहाज से मैं समझना चाहता हूं आपसे, 10 साल में कांग्रेस दिल्ली में काफी कमजोर हुई और उसका नतीजा आपने देख लिया कि 0 की हैट्रिक कांग्रेस ने लगाई 2015, 2020, 2025। और आप इसको देखिए, तेलंगाना से आपको देखना पड़ेगा। तेलंगाना में भी कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, बीआरएस थी और बीजेपी थी। अब कांग्रेस के लिए वहां से क्या मैसेज है वो मैं बताना चाहता हूं कि बीआरएस कभी कांग्रेस के साथ आकर के गठबंधन बना के राजनीति करने में रुचि नहीं रखती थी, वो तीसरा मोर्चा के लिए परेशान रहती, तो कांग्रेस से उसकी दूरी बनी हुई थी। और कांग्रेस ने ये साबित कर दिया था उस चुनाव में कि बीआरएस और बीजेपी एक हैं, क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि बीआरएस के नरेंद्र मोदी जी ने भाषण भी दिया था कि आए थे ये बीआरएस प्रमुख उनके पास में कि गठबंधन कर लीजिए और ऐसे और वैसे, तो हमने ऐसा कहा था। तो उस बात से इन्होंने कांग्रेस ने ये बता दिया था कि ये दोनों एक ही हैं, किसी को वोट दी। तो यहां से जो बात निकली कि कांग्रेस बीजेपी का ऑल्टरनेटिव हो, ये एक बात। दूसरी, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा बचाव यही रहा कि वो इंडिया गठबंधन से अपने आप को जोड़े रहा। अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से जोड़ा नहीं होता खुद को, और ये होता कि कांग्रेस कर रही थी, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन का टैग आम आदमी पार्टी ने चिपकाए रखा, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सबने एक ऐसी स्थिति बनाई। इवन चुनाव के बाद भी अरविंद केजरीवाल से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि राहुल इज द बॉस, राहुल को बॉस बता दिया। तो वो जो चीज है, यही बात है जो दिल्ली में कांग्रेस नहीं कर पाई। आप देखिए, उड़ीसा का एग्जाम्पल लीजिए। उड़ीसा में बीजू जनता दल से के खिलाफ में हमेशा कांग्रेस रही है और कभी उनके बीच में नजदीकी नहीं है। आज उड़ीसा में बीजेपी के खिलाफ बीजेडी साफ हो रही है और कांग्रेस का इमरजेंस हो रहा है, क्योंकि बीजेडी और कांग्रेस ने कभी एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो ये जो बात है कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस हुई, जैसे उड़ीसा में कांग्रेस बन रही है, वैसे दिल्ली में भी बन सकती थी या है, जब तक कि वो ये साबित ना करे कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में रह करके ना रहे, लेकिन हम जो हैं बीजेपी का विकल्प हैं। ये अभी एक बारीक लाइन जो है, ये अभी कांग्रेस नहीं तय कर पाई, जनता भ्रम में रही, इसलिए जनता कांग्रेस की रैलियों में जुटी मगर विकल्प नहीं माना और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस दे सकती, इसको स्टेट वाइज आपको समझाना पड़ेगा। और तेलंगाना ने तो आपको मैसेज दे दिया था, आपने मैसेज पकड़ा नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या पकड़ा मगर बहुत मजबूती से नहीं पकड़ा। बहुत सारी आलोचनाएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी बातें भी हुई हैं तेलंगाना की तर्ज पर, तभी कांग्रेस के लिए कुछ वोट परसेंटेज बढ़े भी दिखे हैं। जीरो में इस बार ताकत दिखी है, पहले की जीरो में ताकत नहीं दिखती थी। उसके बाद थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं। आज अरविंद केजरीवाल चेहरा, भले वो राष्ट्रीय लीडरशिप हो, लेकिन जनता ने, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकारा है। ये मैसेज साफ है इस चुनाव नतीजे से। अब बीजेपी चूंकि 27 साल बाद सत्ता में आई है, तो लीडरशिप की कमी तो होनी है ना, होगी ही। कोई नया व्यक्ति ही होगा, कोई अनुभवी व्यक्ति तो हो नहीं सकता है। अब बीते कुछ समय में लोकसभा चुनाव में जो उनके जितने भी सांसद रहे, इधर उधर से बुला के जुड़ा के स्टार वगैरह, कोई अपने आप को दिल्ली से कनेक्ट नहीं कर पाए कि वहां से कोई चेहरा ला पाते। लोकसभा में भी नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो या तो फिर साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे को बनाया जाता, तो उन्होंने उनको डिप्टी सीएम बनाया। तो कहीं ना कहीं चूंकि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को धराशायी किया चुनाव में, तो ये एक जस्टिफाइड लगता है कि डिप्टी सीएम तो दिया, लेकिन सीएम का जो चेयर है
वहां पर आप देखिए अरविंद केजरीवाल के बराबर का कोई चेहरा उनके पास नहीं था। तब उन्होंने एक तरह से आतिशी के समकक्ष उन्होंने चेहरा खड़ा किया है कि महिला के समांतर महिला देंगे, और इसके बाद वैश्य जाति को चुना है जो कि अरविंद केजरीवाल की जाति भी है। यानी जाति और महिला यानी लिंग, ये दो आधार प्रमुख दिखते हैं, कांग्रेस ने उस हिसाब से एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये तो उनकी रणनीति हुई, कांग्रेस की रणनीति तो वैचारिकी है और वो बीजेपी का विकल्प वही है, वो बताने की होगी। तो कांग्रेस को भी अपना चेहरा जो है दिल्ली में भी खड़ा करना पड़ेगा संगठन के साथ साथ कि हम हैं, क्योंकि दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल और इस तरह से लड़ रहे हैं। हम नहीं जानते या चाहते कि चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, हम भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक लीडरशिप जो है भाई, लीडरशिप तो अपने आप चेहरा बना लेता है ना, बन जाता है, कोई किसी को बनाता नहीं हो, बन जाता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो कांग्रेस के लिए अभी अपार संभावनाएं हैं। वो तेलंगाना से सीख ले, बीजेपी का विकल्प बनने के लिए खुद को तैयार करे, और इंडिया गठबंधन का लीडरशिप किसी दल के कीमत पर ना करे। ये सारे प्रश्न कांग्रेस के पास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये सारे प्रश्न हैं कांग्रेस के पास में, और कांग्रेस को मजबूती के साथ खासकर दिल्ली में अपना संगठन मजबूत करना होगा, ये भी ज़रूरी है। इधर सुनील शुक्ला जी, आपने पहले ही नाम बताया था और अब तो नाम की घोषणा हो चुकी है, रेखा गुप्ता जो हैं वो अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन यहाँ पर जब हम देश की राजनीति में कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो रहते हैं, वहाँ कांग्रेस आखिर कमजोर क्यों है, ये सवाल तो उठेगा ना। कांग्रेस इसलिए कमजोर है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, और कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। जिन नेताओं को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया वो सब कुछ समय तक कांग्रेस में रहने के बाद वो बीजेपी में चले गए। लेकिन जब कांग्रेस ने एक अपने को तैयार किया और लीडरशिप कांग्रेस का जो हाईकमान था वो भी मैदान में उतरा, तो ठीक है, कम से कम उसने लोगों के बीच में एक जन समर्थन हासिल किया। एक आप पूरे दिल्ली में आप ये भी तो कह सकते हैं कि जिस दिल्ली में मोदी जी हैं, अमित शाह साहब हैं, और लगातार 3 चुनाव हारे लोग, और एक नई पार्टी से चुनाव हार गई बीजेपी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। एक राजनीतिक स्थितियां बनी दिल्ली की जिस कारण से कांग्रेस को यह दिन देखने पड़े। और मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हमेशा से मजबूत रही है। जिस दौर में कांग्रेस अपनी एकदम क्लाइमेक्स पे थी उसकी पॉपुलरिटी, उस समय भी मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा, हर्षवर्धन जैसे बड़े प्रमुख नेता थे और चुनाव जीत करके आते थे जी। इसी दिल्ली में मनमोहन सिंह जैसे लोग चुनाव हार गए। सवाल इस बात करने, लेकिन कांग्रेस के प्रति एक जन समर्थन रहा है, उस जन समर्थन को फिर से समेटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन मेरा अभी मानना यह है कि इंडिया दल समूह मिल करके, अगर इंडिया समूह मिल करके दिल्ली में चुनाव लड़ता है तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। आज भी जो बीजेपी सत्ता में आई है, इसका पूरा का पूरा श्रेय अरविंद केजरीवाल को दिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने यह कोशिश ही नहीं की कि इंडिया दल समूह मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी को परास्त करे। उन्होंने अपनी राजनीति को, निजी राजनीति को और दूसरे नंबर पर दलीय राजनीति को महत्व दिया, और इसका परिणाम है कि आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अन्यथा कोई ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई जन समर्थन इस कदर नहीं बढ़ गया है कि आम आदमी 2 पार्टी पर सिमट गई और 68 सीटें बीजेपी ले गई। वो स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया था आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया दल समूह के अन्य राजनीतिक दल मिलकर के एक मजबूत लड़ाई दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। केवल 2% मतों का अंतर है। कोई दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है, और ये स्थिति नहीं है। सरकार बना देने पर पार्टियों के केवल सत्ता से बाहर हो जाने के ही आधार पर यह मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दल हाशिए पे चला गया, लोगों ने खारिज कर दिया। किस स्तर का जन समर्थन उसके पास है,
जन समर्थन किस तरह से भारतीय, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास जन समर्थन नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह से नीचे गिरी है, लेकिन विपक्ष के सामने, बीजेपी के सामने चुनौती नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो प्रयास कर रही है, कांग्रेस का आप ही देखिए कि कब जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो काम राहुल गांधी ने अब शुरू किया है कि एक वैकल्पिक राजनीति देने की, हमारी अर्थव्यवस्था ही होगी, शिक्षा के बारे में हम सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक समरसता है उसको प्रोत्साहित करेंगे, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को हम आगे लेकर के आएंगे। एक जो विकल्प की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की, उसका लाभ मिलना शुरू हुआ कांग्रेस को। और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक माहौल देश के पैमाने पर है तो उसका श्रेय कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। एक अकेली पार्टी जो लगातार लड़ रही है, और ये जो दिल्ली में तो मैं शुरू से ही कह रहा था कि कोई एक अनजान चेहरा, अब ये कोई ऐसा रहस्य नहीं है, इसमें न्यूटन और आर्किमिडीज होने की आवश्यकता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पढ़ लीजिए आप ना। छत्तीसगढ़ में कौन सोच सकता था? जो भी छत्तीसगढ़ की राजनीति को जानता है वो साय साहब को जानता है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को जानता है वो मोहनलाल यादव साहब को जानता है, जो राजस्थान की राजनीति को जानता है वो भजनलाल शर्मा जी को जानता है। इन लोग इस सब के सब मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस किसी भी राज्य में जहां उसको तोड़ फोड़ करके विधायकों को ला करके सरकार बनानी होती है, 24 घंटे के अंदर सरकार बनती है, और जहां इनको अपनी सरकार बनानी होती है पूरी आजादी है। जिस बात के लिए वह कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि आप सरकार बनाने में देरी कर रहे हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, वो सब काम बीजेपी कर रही है और एक ऐसा चेहरा लेकर के आएगी जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती न बने। प्रवेश वर्मा का मतलब, प्रवेश वर्मा एक दिल्ली में स्थापित नाम है, दिल्ली और आसपास की राजनीति को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं। साहब सिंह वर्मा की लेगेसी उनके साथ चलती है। क्यों केंद्रीय नेतृत्व ऐसा व्यक्ति खड़ा करेगा? वसुंधरा राजे को क्यों हटा दिया गया? वसुंधरा राजे चूंकि केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रही थी, उनकी एक पहचाना हुआ चेहरा है। शिवराज सिंह चौहान को अकेले क्यों लेकर के चले आए दिल्ली में? जो व्यक्ति उमा भारती के चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस को हरा रहा था मध्य प्रदेश में, एक लोकप्रियता हासिल की, उनके द्वारा शुरू किए गए तमाम कार्यक्रमों को बीजेपी शासित अन्य राज्यों में लागू किया गया। आप उनको लेके चले आए केंद्र की सरकार की राजनीति में और आपने उनको वहां से हटा दिया कि कोई ऐसा पौधा ना हो जो जड़ जमा ले, उस पौधे से निकले हुए फूल या फल नीचे गिरकर नई नई शाखाएं पैदा करते। बरगद बनने की अनुमति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जितने शाखाएं उतने पेड़, वो स्थिति नहीं बनने वाली है। अब रेखा गुप्ता को लेकर क्या है? निश्चित रूप से रेखा गुप्ता का पृष्ठभूमि है, रेखा गुप्ता संघ से जुड़ी हुई महिला रही है, लेकिन कोई जाना पहचाना चेहरा हो, एक ऐसा चेहरा जिनको भारतीय जनता पार्टी आगे कर ले रही, ऐसा तो कभी नहीं रहा। संगठन की व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है, छात्र राजनीति में भी सक्रिय है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रही है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन लीडरशिप जिसको कहते हैं आप, जिसमें लगता है कि आप जूझते हुए दिखाई पड़ते हैं, लोगों के मुद्दों के साथ खड़े होते हैं, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ या शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ कोई एक राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं आप देखिए, वो कभी स्थिति नहीं थी। प्रवेश वर्मा की स्थिति रही है और मेरा अपना मानना है बिल्कुल सही है कि प्रवेश वर्मा को हरियाणा में भले भारतीय जनता पार्टी 36 जाति जिसको कहा जाता है उसमें एक बनाम 35 करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, लेकिन जाट नेताओं को पीछे करने या उनके करने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। एक भी जाट नेता जीत नहीं पाया बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में या बल्कि किसी भी राज्य में। एक राजस्थान के एक नेता को छोड़ दीजिए तो किसी जाट नेता को भारतीय जनता पार्टी के नेता को जनता ने जिताया नहीं। तो वो स्थिति है इनके सामने, लेकिन वो ये समझते हैं कि बाकी चीजें हम मैनेज कर, उसका प्रबंधन हो जाएगा। वो किसी स्थापित नेता को आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं। और दोनों संदेश इनको देना है कि किसी स्थापित नेता को बढ़ने नहीं देना है और यह लोगों के बीच में संदेश देना है कि सामान्य, उसका वो नैरेटिव बनाते हैं कि सामान्य कार्यकर्ता हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो सकता है। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं।
इस बीच खबर यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, इनके नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं हुआ है। और सूत्रों के आधार पर आप तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं कि डिप्टी सीएम के नाम पर अगर मुहर लगी है तो परवेश वर्मा के नाम पर लगी, यानी परवेश वर्मा जो हैं वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर विजेंद्र गुप्ता हो सकते हैं। और मज़ेदार तथ्य यहाँ पर यह है कि परवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता, इन दोनों ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, और जो नाम का प्रस्ताव होता है विधायक दल में, इन दोनों ने रखा है। और अब कल 12 बजे रेखा गुप्ता ओथ लेंगी, शपथ लेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। 27 साल का जो सूखा है वो खत्म हो रहा है बीजेपी के लिए। लेकिन चुनौतियां, जैसे यहाँ हमारे तमाम साथी और खासकर प्रशांत टंडन जी बता रहे थे कि जो चुनौतियां हैं दिल्ली में, यमुना को साफ करने का, गंगा साफ करते करते पता नहीं कहाँ चली गई उमा भारती, कहीं दिखती नहीं है। गंगा साफ कर रही थी और उन्होंने कहा था कि अगर मैं 3 साल में गंगा साफ नहीं की तो फिर मैं यहाँ जल समाधि ले लूँगी, और पता नहीं कहाँ दिखाई नहीं देती। लेकिन अब यमुना साफ करने का दावा वादा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये वही मोदी जो 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में लाने की बात करते थे, ये वही मोदी जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करते थे, ये वही मोदी जो 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत का वादा करते थे, ये वही मोदी हैं जो 2022 तक हर किसान की आय दोगुनी करने का वादा करते थे, ये वही मोदी हैं जो 100 डेवलप्ड हाई क्लास सिटी की बात करते थे, स्मार्ट सिटी, और ये वही मोदी जो पता नहीं कितने सारे वादे कर चुके, बुलेट ट्रेन का वादा, पता नहीं जितनी बातें आप करें कम है। लेकिन अब यही मोदी 2047 में विकसित भारत का वादा कर रहे हैं। तो लगे रहिए उनके पीछे और वादों के जुमलों के साथ खुद को भी झुलाते रहिए, झूले पे जैसे झूलते हैं, जाते हैं आगे फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, और मज़े लेते रहिए। गर्मी का मौसम आ रहा है, झूले पेड़ों के नीचे लगाकर आप कर सकते हैं, झूल सकते हैं, वो झुला रहे हैं। लेकिन मज़ेदार तथ्य यहाँ पर दूसरा है कि दिल्ली आखिर किस दिशा में, और दिल्ली इसलिए क्योंकि यहाँ से देश की सियासत गवर्न होती है। और ऐसे में दिल्ली में अब मुख्यमंत्री का चेहरा आपके सामने। जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ, अब क्लोजिंग की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ें। अमलेंदु जी, आपको भी लगता है कि दिल्ली अब सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से, और खासकर जो बुनियादी जो सवाल यहाँ पे हैं जिनका जिक्र कर चुके हैं प्रशांत टंडन जी, जिसमें यमुना सफाई की बात हो, जिसमें यहाँ पोल्यूशन सबसे बड़ा, वो भी खतरनाक लेवल का, इसकी बात हो, पानी की किल्लत, बिजली, इन तमाम मसलों को अब बीजेपी बिल्कुल सुधार के रख देगी। देखिए राजीव जी, बीजेपी जो है आवाज ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा आगे आ जाइए जी। बीजेपी जो है वो वादा तो यही करके आई है कि उसको सबको सुधारना है, लेकिन वो कितना सुधार पाएगी अब ये देखना होगा। अब जो नया नाम निकल कर आया, एक तो राजीव जी जो चर्चा चल रही थी और लगभग 10 दिन तक चर्चा चलती रही, वो चर्चा ये चलती रही कि 15 नाम जो है वो छाटे गए हैं और 15 नाम जो है वो उनमें से तय किया जाएगा। तो अब अगर 15 दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, तो एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार के हिस्से में कितने विधायक आए, ये भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जी नहीं बताया कि 15 जो दावेदार थे उनके साथ किसके साथ कितने विधायक थे। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, अगर इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है कि 15 वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और उसमें रेखा गुप्ता चुनकर आ रही हैं, तो रेखा गुप्ता के समर्थन में कितने विधायक थे और जिनसे वो हारी हैं उनके समर्थन में कितने विधायक थे, ये तो देश को मालूम होना चाहिए जब इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आई है। और अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के नहीं आई है तो रेखा गुप्ता में ऐसे कौन से सुखाप के पड़ लगे हैं जो उनको बनाया गया, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी बनाए कि भाई प्रवेश वर्मा या हरीश खुराना दोनों जो है वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, प्रवेश वर्मा जो है वो भी सांसद भी रहे हैं और बड़ा नाम भी है, तो नाम हो सकता था। हरीश खुराना हो सकते थे, मदन लाल खुराना के बेटे हैं। दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम किसने किया तो ओम प्रकाश कोहली और मदन लाल खुराना 2 लोगों के नाम आते हैं कि दिल्ली में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया था, तो इनके नाम होने चाहिए थे। तो अगर आपने नहीं किया तो रेखा गुप्ता की आखिर क्या खासियत है? अगर सब सिर्फ इसलिए कि वो रेखा गुप्ता जो वो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष रही है, वो तो आशीष सूद भी रहे, तो उनको भी आप बना सकते थे। तो आखिर किस समीकरण के तहत आपने बनाया है ये बताइए,
और अगर समीकरण के तहत नहीं बनाया है और विधायक उनके साथ थे, तो जो विधायक उनके साथ थे उनके नाम भी आए कि किन विधायकों के साथ थे, और जो दूसरा उनके खिलाफ था जो हारा है उनसे, उसके साथ कितने विधायक थे ये भी भारतीय जनता पार्टी बताए। तो ये अब जो सामने बताने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। दूसरा राजीव जी, अब जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने होंगी, अब जैसे कि अरविंद केजरीवाल हारे और आम आदमी पार्टी की सरकार हारी, आतिशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थी, लेकिन सरकार जैसे ही बदली, मतलब हारी आम आदमी पार्टी, तो मालूम पड़ा कि यमुना की सफाई होना शुरू हो गई, मशीनें आगे काम करना शुरू कर दी। तो जब एलजी साहब ही मशीनों की सफाई करवा रहे थे, तो ये मशीनें कब आ गई? अगर मान लीजिए कि मशीनें पहले से आई हुई थी, तो ये मशीनें पहले सफाई क्यों नहीं कर रही थी यमुना की? इसका मतलब एलजी साहब नहीं करने दे रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो लगातार आरोप लगाते थे कि एलजी काम नहीं करने देते, ये देखना होगा। और अब राजीव जी ये भी देखना होगा कि एलजी साहब जैसे रोज मीडिया में आया करते थे, अखबारों में छपा करते थे, उनकी बाइक्स आया करती थी और ट्विटर पर भी बहुत सक्रिय रहा करते थे एलजी साहब। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जो है वो ज्यादा सक्रिय रहती हैं कि एलजी साहब पहले की तरीके से ही सक्रिय रहते हैं या कहीं अंतर्धान हो जाते हैं, संन्यास में चले जाते हैं। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं या संन्यास पे चले जाते हैं। एलजी साहब से मिलने का समय मांगा है अभी इन्होंने, रेखा गुप्ता ने, और एलजी साहब ने 8:30 बजे का समय दिया है। 8:30 बजे एलजी साहब से मिलेंगी रेखा गुप्ता, और मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुन ली गई हैं ये बताने के लिए, और मुझे अब ओथ दिलवाइए ये बताने के लिए, जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन करने के लिए वो एलजी साहब से मिलेंगी। और उसके बाद सक्सेना साहब जो हैं वो कल ओथ दिलाएंगे, और उसकी तैयारी पहले से हो चुकी है। आज दिन में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आमंत्रण पत्र जो है, निमंत्रण, आमंत्रण, इनविटेशन जो कह लीजिए, वो ऑलरेडी छप चुका है, और उसमें मुख्यमंत्री लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो यानी दूल्हा अभी चुना नहीं गया और निमंत्रण बांट दिए गए कि इस तारीख को शादी है। तो चलिए, अब दूल्हा हो या दुल्हन हो, वो चुन ली गई हैं या चुन लिए गए हैं, और कल अब शादी के समारोह में आप लोग निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, आप लोग जा सकते हैं। उससे पहले अब विश्वास मत और बाकी तमाम चीज़ें होंगी। ये दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ चौंकाने वाला काम जो बीजेपी करती रही है, इसका जिक्र इसलिए क्योंकि एक अलग ढर्रा चल निकला है, और जिसमें आप 10, 12, 15 दिन तक इंतज़ार करवाते हैं चुनाव का रिजल्ट आने के बाद, और उसके बाद आप तय करते हैं और एक इवेंट बनाते हैं कि देखिए इतना बड़ा काम। पहले नरेंद्र मोदी जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन अपने कार्यालय में जाते हैं, अपने ऊपर फूलों की बारिश करवाते हैं, और उसके बाद वहाँ बताते हैं कि आगे हम और क्या कुछ करने जा रहे हैं, शहंशाह आ गया टाइप से। और उसके बाद अब नया खेल शुरू होता है मुख्यमंत्री का चुनाव का। ये सब लगातार, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ चल रहा है। तो चलिए चलने देते हैं, ऐसे ही खेल